हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आज के नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है ग्रहों के बनने की प्रक्रिया को समझ लिया था, किस प्रकार से लिलिटन ने अपने सिद्धांत को सत्यापित किया था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ ली थी। आज हम पढ़ेंगे नए टॉपिक के बारे में, जिसका टॉपिक का नाम है आज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सन। तो सूर्य की आंतरिक संरचना के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके साथ हम आज क्लास के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सौरमंडल में सबसे प्रमुख जो होता है वो होता है पहले सूर्य। सूर्य के चारों ओर जितने सारे ग्रह हैं वो सारे उनके अंडर आते हैं। तो सबसे प्रमुख होता है सूर्य। तो पहले आज हम सूर्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए कि ये है सूर्य, ये हमारा सूर्य है और इसके चारों ओर जो है भाई सारे ग्रह नक्षत्र जो हैं इसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, है ना। इसके चारों तरफ जो है सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह जो है परिक्रमा कर रहे हैं। तो आज हम सिर्फ पहले सूर्य के बारे में पढ़ लेंगे। यहाँ बस एक सूर्य ही बना देते हैं पहले, और फिर हम इसके अंदर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सूर्य। अब सूर्य के अंदर की जानकारी लेने के लिए पहले हम सूर्य का जो है ये चार भाग हो गए सूर्य का। अब इतने भाग को जो है हम काट करके निकाल लेते हैं, ठीक है। इतने भाग को हम पहले काट करके बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम जो है सूर्य के बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे। ये हो गया सूर्य। तो सूर्य के अंदर जो है 3 लेयर होते हैं, ठीक है। 3 लेयर होते हैं। सबसे पहला जो होता है कोर, उसके बाद होता है रेडिएटिव जोन, उसके बाद होता है कन्वेक्टिव जोन, ठीक है। इसे हम कहते हैं कोर, इसे हम कहते हैं रेडिएटिव जोन, और इसे हम कहते हैं कन्वेक्टिव जोन। इसे हिंदी में क्या कहते हैं हम आगे देखेंगे, ठीक है। पहले आता है कोर। तो दोस्तों हम पहले जो है कोर के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो फास्ट होने वाला है। ये हो जाएगा हमारा कोर। तो मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में बताते हुए चलता हूँ कोर क्या होता है। तो दोस्तों ये होता है सूरज का कोर, और इसी में जो है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जो इसी कोर में होती रहती है। जैसा कि आपको मैंने शुरू में बता दिया था कि यहाँ पर जो है संलयन होता है हाइड्रोजन का हीलियम में। तो ये वही पार्ट है जहाँ पर हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, जिसे ही हम न्यूक्लियर फ्यूज़न के नाम से जानते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूज़न, इसे हम न्यूक्लियर फ्यूज़न के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो है कोर में जो है सबसे ज़्यादा जो है ज्वाला धधकता है। यहीं पर जो है ये सबसे ज़्यादा ज्वाला जो है सूर्य से कोर में ही धधकता है। यहाँ पे इसका टेम्परेचर जो होता है वो है 15 मिलियन सेल्सियस हो जाता है। यहाँ पर जो है कोर का तापमान जो है इसका टेम्परेचर 15 मिलियन सेल्सियस हो जाता है, मतलब कि 1.5 करोड़, ठीक है। 1.5 करोड़ सेल्सियस हो जाता है। और यहीं पर जो है हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होने के कारण यहीं पर जो है अवस्था प्लाज्मा अवस्था में बदल जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होने के कारण गैसीय अवस्था जो है यहीं पर आकर के प्लाज्मा अवस्था में बदल जाती है। इसके बाद आ जाते हैं हम रेडिएटिव जोन यहाँ पे है। इसे मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ विकिरण मंडल। तो नाम से स्पष्ट है विकिरण, तो जाहिर सी बात है इस जोन से जो है विकिरण बाहर निकलेंगी, ठीक है। विकिरण मंडल से नाम से स्पष्ट है कि इस वाले पार्ट से जो है विकिरण जो है बाहर निकलेंगी। तो पहली विकिरण जो होगी वो होगी गामा, ठीक है। गामा विकिरण यहाँ से निकलेंगी। यहाँ से जो है दोस्तों पहले गामा विकिरण निकलेगी। ये विकिरण इतनी खतरनाक होती है कि ये पूरे शरीर को जो है छेद देगी, पूरे शरीर को ये छेद देती है दोस्तों, है ना। तो कोई भी अगर प्रैक्टिकल किया जाता है साइंस में, तो वो पहले गामा किरण के द्वारा ही किया जाता है। जैसा अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये सब जब खोजा गया था तो उसमें छेद जो है गामा किरण के द्वारा ही किया जाता था, ठीक है। और आज भी यही किया जाता है। ये इतनी किरण इतनी खतरनाक होती है कि ये शरीर को छेद देती है। उसके बाद जो आते हैं दोस्तों एक्सरे, ठीक है।
एक्स रे, एक्स किरणें, एक्स विकिरण, ये और ज़्यादा खतरनाक होती हैं। ठीक है, इसको कम समझने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरे इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि हड्डी छोड़ के पूरे शरीर को जो है गला सकती है, इतनी ज़्यादा खतरनाक ये होती है। इसके बाद जो होती है दोस्तों, निकलता है फोटोन। ठीक है, फोटोन, फोटो स्पेयर, हम इसे ही हम फोटो स्पेयर कहते हैं। तो हम जो दिन का उजाला या फिर दिन का सवेरा जो हम रोशनी देखते हैं वो यही फोटोन होता है, जिसे हम प्रकाश मान चुके हैं। ठीक है, जिसे हम लाइट मान चुके हैं, वो यही फोटोन है जिसे हम सुबह जो है देखते हैं, या दिन में हम कहते हैं कि जो रोशनी आ गई, तो यही होता है फोटोन। ये प्रकाश का मुख्य स्रोत होता है हमारे लिए। सूर्य से निकलने वाले ऐसी किरणों को हम सूर्य का प्रकाश के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाएगा हमारा दोस्तों कन्वेक्टिव जोन, संवहन मंडल। इससे पहले जो कोर और रेडिएटिव था वो छोटा छोटा टॉपिक था, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। मेन जो है इसी में बहुत सारे क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है दोस्तों, ये इसमें जो है ये हाइड्रोजन की इसमें परत बन जाती है। इसमें हाइड्रोजन की इसमें परत बन जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन की परत बन जाती है, इसमें हाइड्रोजन की दोस्तों परत बन जाती है। ठीक है, जिसे ही हम सेल या फिर कोष्ठ या फिर कमरों के नाम से जानते हैं, जिसे हम सेल या कोष्ठ या कमरों के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे ही हम कमरों के नाम से जानते हैं। ये जो होती है इस मंडल में सूर्य की जो बाहरी परत होती है, मतलब कन्वेक्टिव जोन का जो परत होता है, वो हाइड्रोजन का परत होता है, जो कि छोटे छोटे कोष्ठ या फिर सेल बना लेते हैं। इसे हम हाइड्रोजन की कोष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो समझिए ये हो गया हमारा सूर्य का एक भाग, ये कोर, ये वाला हो गया कन्वेक्टिव जोन। तो यहाँ पे होती है जो ये छोटे छोटे जो है कोर का कोष्ठ का जो रूप ले लेती है। यहाँ पर ये होगी हाइड्रोजन की कोष्ठ। ठीक है, तो कभी कभी होता ये है दोस्तों ना कि जो ये कोर है, यहाँ पर जो है बहुत सबसे ज़्यादा ज्वाला यहीं पे होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अधिक जो टेम्परेचर है वो यहीं कोर में होता है। तो यहाँ पर क्या है कि कभी कभी अधिक एनर्जी के कारण जो है विस्फोट जो है ब्लास्ट होने लगता है। ब्लास्ट होने के कारण होता है ये है दोस्तों, इसमें इसकी जो एनर्जी है, सूर्य में एनर्जी मतलब आग की लपटें, तो इसमें ब्लास्ट होने के कारण क्या होता है दोस्तों कि ये आग की लपटें जो हैं इन्हीं कोष्ठों, इन्हीं मतलब सेल्स के माध्यम से जो है ना ये बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है, इन सेल्स के माध्यम से जो सोलर हिंदी में बता दो सौर ज्वाला। ठीक है, ये सौर ज्वाला ये जो है ना ये बाहर निकलने लगती हैं। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सोलर फ्लेम। ठीक है, इसे ही हम इंग्लिश में सोलर फ्लेम के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर ब्लास्ट होता है बहुत ही ज़्यादा, तब क्या है कि रोक नहीं पाता है, तो फिर यहाँ से जो सोलर फ्लेम या फिर होते सूर्य की लपटें जो होती हैं, आग की लपटें, ये जो है बाहर निकलने लगती हैं। इसे हम सोलर फ्लेम के नाम से जानते हैं। तो होता ये है दोस्तों इसके बाद कि यहाँ पर जो लपटें निकलती हैं, ज़्यादा जो एनर्जी होता है ना, जिसमें ज़्यादा ही कूदने फाड़ने का जो क्षमता होता है, वो तो है क्या कि वो कोर से निकल करके, कोष्ठों से निकल करके बहुत दूर जो है फेंक जाते हैं, मतलब छिलक जाते हैं। ठीक है, ये बहुत दूर चले जाते हैं। और कुछ लपटें ऐसी होती हैं ना जिनका एनर्जी जो है थोड़ा सा कम होता है, तो वो बहुत दूर तक नहीं जा पाती हैं। तो वो फिर क्या है ना, बहुत दूर तक जा नहीं पाती हैं, तो उसको क्या सूर्य वापस से अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है, ऐसा जो है सूर्य अपनी ओर वापस खींच लेता है। ठीक है, तो ये जो फ्लेम जो दूर तक चली जाती हैं, इसे हम कहते हैं अरोरा। क्या कहते हैं? अरोरा। इसे हम अरोरा के नाम से जानते हैं। तो हमारी पृथ्वी जो है ना दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी ये थोड़ी सी भोली भाली है थोड़ी। इसके लिए क्या है ना, सब एक समान होते हैं, सब गेस्ट होते हैं। ये किसी को भी अपनी ओर जो है इनवाइट करने लगती है कि आ जाओ भाई, सब अपने हो, आ जाओ। ठीक है, तो ये पृथ्वी हमारी, जब ये सोलर फ्लेम झलक करके दूर फेंकते हैं, जब ये इसके एरिया में आते हैं, पृथ्वी के एरिया में, तो ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ना सोलर फ्लेम को अपनी ओर जो है खींचने लगती है। ठीक है, और जब ये सोलर फ्लेम को अपनी ओर खींच लेती है, तो इसी के कारण जो है बहुत ज़्यादा तबाही, मतलब बहुत ज़्यादा विस्फोट, मतलब कुछ 100 साल पहले जब डायनासोर वगैरह ख़त्म हो गए थे, तो यही जो है सोलर फ्लेम गिरा था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है अपनी ओर चारों ओर खींचने लगती है, तो जिससे जो है बहुत ज़्यादा विनाश होता है। लेकिन इसके बाहर जो है ना
वायुमंडल के 5 परतें होती हैं, ठीक है। वायुमंडल की इसके 5 परतें होती हैं जो इसको बॉडीगार्ड का काम करती है, जो हमें हमारी रक्षा जो है वायुमंडल ही करती है। तो यहाँ से जो सोलर फ्लेम आ रही होती हैं, यहाँ से सोलर फ्लेम जो आ रही होती हैं, ठीक है, ये सोलर फ्लेम जो आ रहे होते हैं इन वायुमंडलों के कारण जो है ना कुछ सोलर फ्लेम जो है इसे छलका देती हैं ऊपर। ये वायुमंडल जो है इन सोलर फ्लेम को जो है ऊपर छलका देती हैं, ठीक है, ऊपर भेज देती हैं, और कुछ जो है सोलर फ्लेम को ये नीचे भेज देती हैं। ये वायुमंडल हमें सोलर फ्लेम से जो है बचा रही है, ठीक है। तो ऊपर जाने वाली जो ऊपर से जो सोलर फ्लेम गुजर जाते हैं, जो सौर ज्वाला जो इनके वायुमंडल के ऊपर से गुजर जाता है, उसे हम कहते हैं अरोरा ओरियोलिस, ठीक है। इसे हम कहते हैं अरोरा ओरियोलिस। और जो नीचे से गुजर जाती है इसे हम कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। इसे हम कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। हिंदी या इंग्लिश दोनों में इसका नाम एक ही है, अरोरा ओरियोलिस। और नीचे से जो उत्तरी भाग से जो पार हो जाएगा उसे हम कहेंगे अरोरा ओरियोलिस, और दक्षिणी भाग से जो पार हो जाएगा इसे हम कहेंगे अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। और ऑस्ट्रियोलिस इसलिए क्योंकि आप दुनिया के नक्शे को देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो दक्षिणी भाग में नीचे की ओर है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। तो इतना जो है ये वायुमंडल हमें इससे बचा लेता है, ठीक है। लेकिन बचाने के बाद होता ये है दोस्तों कि वायुमंडल में ना वायु में जो घर्षण बहुत ज़्यादा होता है। आप लोगों को पता होगा कि वायु में घर्षण बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई भी चीज़ पृथ्वी में प्रवेश कर रही होती है ना, तो ये वायुमंडल उसी घर्षण के कारण जो है अनजान चीज़ों को है ऊपर ही नष्ट कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं घर्षण होने के कारण। घर्षण मतलब वायु का घर्षण मतलब क्या होता है, आप लोग ट्रेन से मुंह सिर बाहर निकाल करके आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को पता चल जाएगा कि वायु का घर्षण कितना तेज होता है। तो यहाँ पर तो और कई गुना मतलब लाखों करोड़ों गुना खतरनाक होता है यहाँ पर। तो यहीं पर जो है ना घर्षण के कारण क्या है कि अरोरा और वायुमंडल के बीच में एक जो है आवाज़ उत्पन्न होती है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं पहले समझने के लिए इम्पोर्टेंट लाइन, अरोरा और वायुमंडल के बीच घर्षण के कारण, ठीक है, घर्षण के कारण दोस्तों एक आवाज़ उत्पन्न होती है, ठीक है। एक आवाज़ उत्पन्न होती है जिसे हम विस्लर क्या कहते हैं दोस्तों, विस्लर। इसको इम्पोर्टेंट नोट करके लिख लीजिएगा, जिसे हम विस्लर कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि अरोरा और वायुमंडल के बीच जब घर्षण होता है तो उसमें जो आवाज़ उत्पन्न होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे विस्लर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये इसे विस्लर कहते हैं, उसे हम विस्लर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन था जिसको मैंने लिख दिया है ठीक से, तो भूलना नहीं है, ठीक है ना। जो उत्तरी भाग से जो अरोरा पार होता है उसे हम अरोरा ओरियोलिस, और दक्षिणी भाग से जो पार होगा उसे हम अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। इसे हम ऑस्ट्रेलिया से आप लोग जान सकते हैं, मतलब जब नक्शा देखेंगे तो ऐसा आपको पता चल जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो घर्षण उत्पन्न होता है उसे हम विस्लर कहते हैं, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ का अगर कुछ फ़ायदा है ना, तो किसी चीज़ का नुकसान भी है। फ़ायदा ये हुआ कि वायुमंडल के कारण जो हमको नुकसान होने वाला था अरोरा से, सोलर फ्लेम से, वो तो उससे बचा लिया। लेकिन इससे नुकसान क्या होता है, इससे नुकसान सबसे ज़्यादा जो होता है ना, वो होता है टेलीकॉम कंपनी वालों को होता है, संचार माध्यम को नुकसान होता है। इससे संचार माध्यम को इससे नुकसान होता है। नुकसान कैसे होता है, ठीक है। जब इस पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर से जब सौर ज्वाला जब गुजर जाती हैं तो बहुत अधिक मात्रा में जो है ना हीट पैदा होता है, जिससे जो है ना वो हमारे पृथ्वी का जो है तापमान जो है थोड़ा बढ़ जाता है। और जो है ना नेटवर्क्स में जो है ना वो गड़बड़ी आ जाती है, जिससे हम फ़ोन लगाएंगे इंडिया में तो लग जाएगा, पाकिस्तान में ऐसा जो है ना थोड़ा गड़बड़ी आने लगता है संचार माध्यम में। इसी संचार माध्यम इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन फॉल्ट। कम्युनिकेशन फॉल्ट, इसे हम कम्युनिकेशन फॉल्ट के नाम से जानते हैं। इसे जो है आप लोग थोड़ा ठीक से नोट करिएगा। मैं जो है बस डायग्राम बना करके और बोल करके समझा दे रहा हूँ, आप लोग
ठीक से नोट्स कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट जो लाइन है उससे मैं लिख दे रहा हूँ और अच्छे से बता भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो जो अधिक एनर्जी वाली जो विकिरणें थी, सौर ज्वाला थी, वो तो भाई निकल गई, ठीक है, पृथ्वी के आसपास पहुँच गई। और जो कम ज्वाला, इसका जो है तापमान मैंने आपको बताया नहीं, जो अधिक एनर्जी वाली जो सौर ज्वाला होता है इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो लौट करके आ गई थी ये कुछ कमज़ोर एनर्जी वाली विकिरणें, आग की लपटें, इसका तापमान होता है 4000 से 1500 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या है ना, इसके लौट करके जब ये आ जाता है तो इसे हम कहते हैं सोलर स्पॉट। यहाँ मैं लिख देता हूँ इसे भी, सूर्य के पास कमज़ोर विकिरणें सौर ज्वाला लिख देते हैं, सौर ज्वाला जो लौट आती हैं, ठीक है, इसे हम सोलर स्पॉट के नाम से जानते हैं। इसे हम सोलर स्पॉट के नाम से जानते हैं। सोलर स्पॉट कहें या फिर सूर्य में पड़ने वाला धब्बा जो होता है, ये सोलर स्पॉट यही होता है, ठीक है। इसे ही हम सोलर स्पॉट के नाम से जानते हैं। इसका ताप जो है 4000 से 1500 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि ये सोलर स्पॉट जो है सूर्य में कहाँ से कहाँ तक दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। मतलब सोलर स्पॉट सूर्य में कहाँ से कहाँ तक दिखाई देती हैं। तो ये हो गई हमारी सूर्य की, ये हो गई हमारी विषुवत रेखा, ये हो गया हमारा 0 डिग्री और यहाँ हो गया ये 40 डिग्री। तो सूर्य में पूछेगा कि कहाँ से कहाँ तक दिखाई देते हैं, तो ये दिखाई पड़ते हैं 0 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री के बीच में जो है हमें जो है सोलर स्पॉट दिखाई पड़ती हैं। 0 से 40 डिग्री के बीच में इनके जो है सोलर स्पॉट दिखाई देती हैं। लेकिन इन सोलर स्पॉट्स को जो है ना अपना एक साइकिल पूरा करना होता है, ठीक है। ये 0 डिग्री से ऊपर 40 डिग्री तक जाती हैं और 40 डिग्री से होते हुए ये नीचे की ओर भी आती हैं, ठीक है। तो इनको साइकिल पूरा करने में जो है ना 5.5 साल का समय लगता है। सोलर स्पॉट्स को यहाँ लिख देते हैं, सोलर स्पॉट्स को एक साइकिल पूरा करने में 5.5 साल का समय लगता है, ठीक है। 5.5 ईयर का समय लगता है। और ये तो क्या है, जाने में लग गया। अब इसको आने में भी जो है ना 5.5 साल का समय ही लगेगा। आने में भी 5.5 साल का समय लगता है। मतलब 0 से 40 डिग्री तक जाने में और 40 डिग्री से 0 डिग्री तक फिर से आने में 5.5 साल का समय लगता है। टोटल अगर हम बताएं तो 11 साल का समय जो है लग जाता है, ठीक है। तो 11 साल में जो है इसका एक साइकिल कंप्लीट होता है, ठीक है। वन साइकिल यहाँ जो है कंप्लीट हो जाता है। यहाँ जो है 11 साल में एक साइकिल जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना इसका एक अलग क्वेश्चन आ जाता है कि सोलर इवेंट किसे कहते हैं, ठीक है। सोलर इवेंट उसे कहते हैं जब ये जो साइकिल है 5.5 साल का, ये जो सब 100 बार घूम जाएगा ना दोस्तों, मतलब 100 बार जब ये साइकिल घूम जाता है तो उसे हम सोलर इवेंट के नाम से जानते हैं। 100 बार साइकिल पूरा होने को सोलर इवेंट कहते हैं, ठीक है। सोलर इवेंट कहते हैं। तो ये पूछ देगा कि सोलर इवेंट का साल कितना होता है, तो सोलर इवेंट का ये एक बार में तो 11.5 साल हो गया और टोटल जो है 100 हो गया, तो 100 को भाग दे देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1100 साल, ठीक है। यहाँ हम ये सोलर इवेंट को पूरा होने में 1100 साल का समय लग जाता है। आखिरी जो है सोलर इवेंट आया था वो आया था 2013 में, ठीक है। 2013 में ये हुआ था, उसका 23वां साइकिल पूरा हुआ था ये 2013 में। तो आप लोग सोचेंगे कि भाई इतना पुराना सूर्य है तो फिर अभी कैसे उसका 23वां साइकिल पूरा हो रहा है, तो
उसको हम जब बना है तब से नहीं गिन सकते हैं, जब इसका शोध जब हुआ है, जब सब कुछ प्रमाण जब मिल गया है ना, उसके बाद से गिन रहे हैं। तो फिर इसे ही 23 साइकिल जो है पूरा माना गया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही होगा। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं लेके जाते हैं, थोड़ा सा अपलोडिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है। तो आने वाले टॉपिक्स में जो हम पढ़ने वाले हैं मैं उसको बता देता हूँ। मैग्नेटिक आर्क। ठीक है, मैग्नेटिक आर्क। फिर यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे फोटोस्फीयर। फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर क्रोमोस्फीयर, और यहाँ पर पढ़ेंगे हम आखिरी में कोरोना। तो ये बीमारी वाला कोरोना नहीं है, ये सूर्य में पड़ने वाला कोरोना है, जिसको हम आगे जाके समझेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहेगा। थोड़ा सा वीडियो फास्ट ही गया है, अच्छे से एक बार सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। कुछ अगर समझ ना आए तो उसको कमेंट में ज़रूर पूछिए, और ज़्यादा ख़राब लगता है तो दबा के डिसलाइक मार सकते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।